What exactly is intimacy? Intimacy doesn't means sex. बहुत से अरेंज मैरिज सेटअप में ऐसा देखा जाता है, लड़के और लड़की दोनों के मन में एक सवाल होता है कि यार फर्स्ट नाइट इज अ बिग थिंग, एंड उनके फिर मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं, कई बार इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। कम से कम इन 5 एक्सपेक्ट पे बात करो। पहला एक्सपेक्ट है, जब तक ये डिस्कशंस नहीं है आपकी शादी खराब है। शादी की फर्स्ट नाइट पे अगर लड़की ने ब्लीड किया तो वो एक वर्जन थी, अगर उसने ब्लीड नहीं किया तो पक्का इसने पहले सेक्स कर रखा है क्या? हाइमेन या सील टूटना या कुछ भी ऐसा, इट्स नॉट। Do women want sex? Is masturbation healthy or not? You are stepping into a bigger sexual health crisis. Does size really matter? कोई भी पिल आपका साइज नहीं बढ़ा सकती। किसी भी कपल में बहुत हर्टफुल हो जाती है, यहाँ तक कि ब्रेकअप का रीजन बन जाती है टेकिंग द रॉन्ग नेम इन बेड, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह आपकी मेमोरी में है। आप उसे सोच के मे बी 1000 बार मास्टरबेट कर चुके हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। तो गाइस, आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड स्पेशल होने वाला है। इन्फॉर्मेटिव मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारी डे टू डे लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इंटिमेसी इन एनी रिलेशनशिप और मैरिज। इंटिमेसी और सेक्सुअल लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस होता है आपके रिलेशनशिप्स के अंदर, आपकी मैरिजेस के अंदर, क्योंकि आज के वक्त में ना बहुत ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि कपल्स के अंदर, लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी कन्फ्यूजन है जब बात आती है इंटिमेसी और सेक्सुअल लाइफ को लेकर। बट स्टिल नोबडी कैन डिसएग्री कि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी रिलेशनशिप के अंदर या किसी भी मैरिज के अंदर। ये डिसाइड करती हैं कि कितने लॉन्ग लास्टिंग वो होते हैं। ये सिर्फ एक पिलर नहीं है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर होता है किसी भी रिलेशनशिप या मैरिज का। और इन्हीं दोनों चीज़ों को, इंटिमेसी और सेक्सुअल लाइफ को, एक कपल की, एक रिलेशनशिप के अंदर, एक मैरिज के अंदर आज पूरी डिटेल में स्टार्टिंग टू एंड पूरा कंप्लीटली डिकोड करने के लिए टुडे वी हैव विद अस अ वेरी रेनाउंड सेक्स थेरेपिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर नेहा मेहता। वेलकम डॉक्टर नेहा, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बिकॉज ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है आई फील, बट बहुत रेलिवेंट टॉपिक भी है। एंड आई पर्सनली वांटेड टू कवर दिस अप विद समवन जिसको इस टॉपिक के बारे में ना पूरा इन डेप्थ नॉलेज है। क्योंकि आज जो हमें लोग सुन रहे हैं, दे आर कंप्लीटली लेमन, उन्हें इतना ज़्यादा डिटेल्ड मेडिकल टर्म्स की नॉलेज नहीं होगी, आई एम प्रीटी श्योर। तो आज हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा बेसिक लेवल पे बात करके लोगों को समझा सकें कि एक शादी के अंदर या एक रिलेशनशिप के अंदर इंटिमेसी की, सेक्स की, सेक्सुअल लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसके अराउंड जो हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं, लड़कों के दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में, उन सबको हम डीकोड करें, स्टार्ट से लेके एंड तक, बेसिक्स से पूरा हम इसको कवर अप करें। सबसे पहले मेरा एक आपसे जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा, एक रिलेशनशिप के अंदर या एक मैरिज के अंदर इंटिमेसी की क्या इंपॉर्टेंस होती है? व्हाट एग्जैक्टली इज इंटिमेसी? अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूं कि एक मैरिज में इंटिमेसी की कितनी ज़रूरत है, तो दुनिया के हर रिलेशनशिप में इंटिमेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटिमेसी हमें मीनिंग देता है कि हमें कोई रिलेशनशिप चाहिए। इंटिमेसी उस रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक फ्यूल है। अगर वो फ्यूल नहीं है तो आपके पास रीजंस नहीं है, और रीजंस नहीं है तो आप डेफिनेटली उस रिलेशनशिप के प्रति अपना 100% नहीं दोगे। सो इफ आई वांट टू हैव अ फ्रेंडशिप, then I need to see intimacy in it. Intimacy doesn't means sex. It means a feeling of belongingness, a feeling of being heard, a feeling of being valued. That is all intimacy is. तो even माँ अपने बच्चे के साथ intimate फील करना चाहती है, एक हस्बैंड वाइफ इंटिमेसी फील करना चाहते हैं, एक बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो इंटिमेसी चाहता है जहाँ उसे लगे कि दे नो हु आई एम, दे वैल्यू हु आई एम, आई हैव अ रीज़न टू लव देम, आई हैव एन स्ट्रॉन्गर इंटेंट टू बी थिंकिंग इन देयर फेवर। ये सब इंटिमेसी है। ओके, क्योंकि आज के टाइम पे आई गेस जब बात आती है ना, इनवर्ड आता है इंटिमेसी, तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, सेक्सुअल समवट फिजिकल रिलेशनशिप आपस में, वो इंटिमेसी लोग मानते हैं। बट आपने बहुत अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन किया कि हर रिलेशनशिप में इंटिमेसी होती है। तो किस किस फॉर्म की इंटिमेसी होती है अगर आपको डिवाइड करना है? हाँ, तो इंटिमेसी को अगर हम बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो इट्स मोर लाइक मी विद मी। ओके,
Okay, so I have another me who is just with me at every step, looking at me. It's more like your mirror. आपके अपने सामने एक mirror है. So it's more like you sitting with your own mirror. So if I'm crying, my intimacy wants me that the other person should also cry. Even if he doesn't want to cry, at least he understand that why I'm crying, not correcting me. Okay. So it's more like a greater form of empathy. ठीक है, कि मेरे को अगर चलने में दर्द हो रही है तो तुम भी वो दर्द महसूस कर सको. उतना रोने को नहीं बोल रही हूँ, बट शायद महसूस कर सको. और इसी डेफिनेशन को इमोशनल इंटिमेसी कवर करता है. सो द फर्स्ट type of intimacy that every couple, even female, longes for more. So it's emotional intimacy. तो आदमी को लगता है कि क्या मांग रही है यार, तू घर बैठी है तो ठीक है, तू रो रही है तो ठीक है, तू हंस रही, मैं हूँ ना, मतलब मैं हूँ. बट दैट इज फिजिकल इंटिमेसी, कि आप घर पे बैठे हो, मैं काम छोड़ के घर बैठा हूँ, मैं तेरे साथ शादी में जा रहा हूँ. दिस इज फिजिकल इंटिमेसी. आई एम मूविंग माई बॉडी विद यू. बट the emotional intimacy is missing. तो उसके multiple dimensions हैं. अगर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल हर चीज़ का दूँ, हम 6 मेजर कैटेगरीज में बात करें. The first is emotional intimacy. Emotional means I want you to feel what I am feeling. I want, even if you don't want to validate, आप ये नहीं बोलना चाहते कि तू जो रो रही है सही रो रही है, मुझे ये नहीं जानना है. मैं रो रही हूँ, मुझे उसका रीज़न चाहिए, मुझे वो नहीं जानना है. मैं रो रही हूँ तो बस फील कर कि मैं रो रही हूँ. Okay. मेरी फीलिंग्स को एटलीस्ट अंडरस्टैंड करो डीपर लेवल पे. दैट इज इमोशनल इंटिमेसी. सो व्हाट मेन और विमेन दीज डेज डू इट, इफ समबडी कराए तो ठीक है, रहा ठीक हो जाएगा, क्यों इतना परेशान होना है. दैट इज नॉट इंटिमेसी. दैट एनी रैंडम पर्सन, मैं चाय वाले को भी बोलूँ भाई मेरे साथ गलत हो गया, बोले कोई बात नहीं, मूव ऑन करो, इट्स ओके. तो वो मेरा इंटीमेट फ्रेंड नहीं है, पार्टनर नहीं है, दोस्त नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, वो भी मुझे वो बातें बोल सकता है. तो फिर मेरे को और मेरे पति में फर्क ही क्या रह गया? चाय वाला भी तो वही बात बोल रहा है. सो आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू अंडरस्टैंड, हग मी एंड टेल मी it is painful, I can feel the same pain, let's do it together. So this is supportive intimacy where you are supporting them. Okay, so first one was emotional, second is supportive intimacy. Okay. ठीक है. Yeah, maybe उसको और बड़े words में हम crisis intimacy कह सकते हैं, कि कोई problem आएगी तो how we are handling it together. Crisis में आप बोलते हैं हर किसी को अपने रंग दिखते हैं, असली परख तब होती है जब दिक्कत आती है. तो दैट फॉर्म ऑफ इंटिमेसी इज कॉल्ड क्राइसिस इंटिमेसी, वेयर यू गाइज आर टुगेदर इन द टफ टाइम्स एंड हाउ यू आर बीइंग टुगेदर इन दिस. देन वी हैव फाइनेंशियल इंटिमेसी, व्हिच पीपल फील इट्स मोर अबाउट, मे बी फाइनेंसेस मोर अबाउट एक जना देखेगा, दूसरा तू बीच में मत पड़, तू रिलैक्स रहे, या वाई बोल रही मैं कमा रही हूँ, तुम मेरे पैसों के बारे में क्यों बात कर रहे हो. Financial intimacy is if I say, okay, let's invest 100 rupees in this. You also feel that 100 rupees investing will help us. That form of intimacy with your money, with our money, is financial intimacy. Okay. एक एरा था जब फाइनेंसिस पे लड़ाइयाँ होती थी, डाइवोर्स फाइनेंसिस पे हो रहे होते थे, मुझे पैसे नहीं देता है, मेरे को बाहर जाने के लिए कुछ नहीं करता है, तो रीजंस फॉर डाइवोर्सेस वाज मनी. बट दीज डेज द रीजन फॉर डाइवोर्सेस आर इमोशनल डिफिकल्टीज. समझ ही नहीं पाता है मेरे को, कोई मतलब ही नहीं है इस आदमी के साथ रहने का, या ये बीवी मेरे को समझती नहीं है, सारी बातें तो मायके बता देती है. तो इट्स मोर अबाउट यू आर इमोशनली नॉट connected. So financial intimacy बहुत important है बात करना. Then we have physical intimacy, which is about doing things together. It can be cooking together, it can be setting your almirah together, it can be, कल मैं अपने बच्चों की कॉपीज बुक्स कवर कर रही थी, तो बिकॉज इट्स सेशन स्टार्ट हो रहा है. This is physical intimacy. This is physical intimacy that me and my husband were like covering their notebooks and books together. So physical intimacy is not sex? No. Physical intimacy is more about doing things together. People usually feels हमारी physical intimacy नहीं हो रही है, तो मैं उनको बोलती हूँ क्या physical intimacy में नहीं हो रहा है, ये वाला position नहीं हो पाता, वो physical intimacy है ही नहीं. Okay. So physical intimacy is more about doing things together where your body is physically moving. Okay. But that too in sync. मतलब it can be any day-to-day task like cooking, anything. Cleaning, washing, driving, कुछ भी हो सकता है. Anything. So do you feel romantic drives together romantic, like those drives romantic? There are couples who feel when we cook together or we sutta together or we do together, whatever that Gen Z feels,
our form of intimacy. So next form of intimacy है intellectual intimacy. Okay, the fifth portion. Yes. Intellectual. So intellectual intimacy वो है जब हम किसी सोशल पर्सपेक्टिव पे, किसी इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव पे आपस में बात करना चाहें, उसके साथ मेरी और आपका थॉट प्रोसेस मैच करेगा, मेरा इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपसे मैच करेगा. सो इफ आई से ये काम ऐसे होता है तो आप भी समझो कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं है, होता नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं है आप ये क्या कह रहे हैं. सो इवन इफ इट इज टॉकिंग अबाउट ट्रम्प और एप्स्टीन फाइल और पेरेंटिंग और मेकअप्स, एनीथिंग, वो कुछ ऐसा जो आप ईगरली जानना चाहो, इंटेलेक्चुअली आप उसे समझते हो और आपके अंदर लर्निंग क्वेश्चन हो. आप इंटेलिजेंट तब होते हो जब आप लर्न करना चाहते हो. तो अगर दोनों पार्टनर इंटेलेक्चुअली साथ हैं, या फिर मैं बुक पढ़ रहा हूँ और बोले क्या बुक पढ़ते रहते हो, क्या अजीब सी बातें हैं, या मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूँ और आप बोले अरे मूवी देखा करो, तो आप इंटेलेक्चुअली एक दूसरे को क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो. हाँ, आपको बुक पढ़ना नहीं पसंद है, बट यू आर देयर creating efforts to read that book because directly indirectly it is going to help you to be a better human. मतलब इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी आई फील बहुत बार क्रिएट करनी भी पड़ती है कि आज गर्लफ्रेंड का मन है टू टॉक अबाउट एनी ऑफ द गर्ली स्टफ. कोई नया शो आया जिसके अंदर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको बहुत पसंद है, वो आपसे उसको डिस्कस करना चाहती है, देन यू आर लाइक अच्छा चलो बताओ, मैं सुनता हूँ, बैठ के सुनता हूँ, मैं उसे लर्न करूंगा, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ. ये सब सुनना इज लिसनिंग. ओके, इंटेलेक्चुअलाइजेशन मीन्स यू आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इनटू इट. ठीक है, हाँ, उसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि आज मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट आई एम गोइंग टू लर्न इट एंड वी आर गोइंग टू टॉक इट आउट, और आई वांट टू हियर व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग. यू एक्सप्लेन मी दिस शो. तुम्हें ये शो बहुत अच्छा लगा, ऑल्दो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, बट आई एम पुटिंग इन दैट एफर्ट टू क्रिएट दैट इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी. एग्जैक्टली, एंड देन यू आर ईगर टू लर्न इट. आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अच्छा फिर ये होता है तो ऐसे क्यों होता है, अच्छा तुम्हें ऐसे क्यों लगा, वो ऐसे क्यों बोल रही थी. दैट इज मोर ऑन इंटेलेक्चुअल बेसिस. एंड आई फील जहाँ पे इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी बिल्कुल नहीं होती, वहां पे भी प्रॉब्लम्स आती है कि इंसान को लगता है कि यार मेरा पार्टनर तो डिसइंटरेस्टेड ही रहता है, मैं जो भी बात करूं, मैं उससे क्या बात करूं, किस बारे में बात करूं, हम दोनों एक टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे हैं. कभी कभी एक टॉपिक पे बात ना करना अच्छा हो सकता है अगर दूसरा पार्टनर उसे लर्न करना चाहे. जैसे मुझे मूवीज देखना पसंद है, मे बी मेरे पार्टनर को पॉडकास्ट देखना पसंद है, ठीक है, बट अगर वो मूवी देख रहा है और वो मैं उससे पूछूं कि आप ऐसी मूवी क्यों देखते हो, इससे आपको क्या हेल्प मिलती है, अच्छा जब ये देखते हो तो आप कैसे सेलेक्ट करते हो, अच्छा इस मूवी में से क्या समझ में आया, तो मैं क्या करूँ, इंटेलिजेंटली उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ. ऐसे ही जब कोई पॉडकास्ट देखे आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल यू आर लर्निंग आउट ऑफ इट, यू आर ट्राइंग टू लर्न. ये रिलेशनशिप को ग्रो कराता है. ऑपोजिट इंटरेस्ट होना रिलेशनशिप खराब नहीं कर सकता, बट इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी पे काम ना करना रिलेशनशिप खराब कर सकता. वेरी राइट. So what's the sixth and the final form of intimacy, ma'am? The one you keep the definition is for. I think इस पॉडकास्ट का टाइटल आप रख सकते हो, सेक्स इज नॉट ओनली इंटीमेसी. तो सेक्शुअल इंटीमेसी जिसे आप कह रहे हो कि परफॉर्मेंस, बट इंटरकोर्स और परफॉर्मेंस सेक्शुअल इंटीमेसी नहीं है. ये उसका सिर्फ 1/5 1/10 पार्ट हो सकता है कि इंटरकोर्स अच्छा है. ओके, ठीक है. सेक्शुअल इंटीमेसी इज मोर अबाउट क्रिएटिंग एनवायरनमेंट एंड मूड फॉर इंटरकोर्स. ओके, ठीक है. तो क्या है कि आप एक डर्टी टेक्स्ट भेज रहे हो, आप वैसी बातें कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के बॉडी पार्ट्स को बहुत एडोर कर रहे हो, आप कडल कर रहे हो, आप कार में छेड़छाड़ कर रहे हो, दैट लिटिल थिंग्स दैट इज सेक्सियर. ओके, जैसे आप बोल के बोलते हो कि भाई बहुत सेक्सी है, तो दिस इज part of sexual intimacy. Maybe sending your honeymoon pictures and say let's do it that way. Okay, या animal movie का scene निकाल के I wish I could do with you on airplane, something. This is sexual intimacy where your sexual hormones grow. You want to do intercourse. So intercourse is intercourse, but उससे पहले foreplay and all everything comes under the bigger portion of sexual intimacy. Absolutely. तो इसको ऐसे समझाती हूँ मैं कि आपने मिसेस मूवी देखी है, राइट? तो उसमें क्या है कि once she is very tired and partner wants it, ठीक है, तो उसे बोलती है बहुत मैकेनिकल है. मैकेनिकल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पार्टनर सेक्स कर नहीं पा रहा या उसे करना आता नहीं है. उसे आता है तभी तो वो रोज मांग रहा है, वो कर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है, बट ही इज नॉट विद मी इन अदर फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसी. व्हेन आई वांटेड टू टॉक टू हिम, वो सेक्स
क्रिएट करना पड़ेगा, वो मूड बनाना पड़ेगा। तो अगर उसे उस दिन सेक्स चाहिए था, वो हो सकता है फिजिकली उठता, उसके साथ किचन में वो काम कराता, वो दोनों साथ में उसे जल्दी फिनिश करते, फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट करते। एग्जैक्टली। फिर उससे इंटेलेक्चुअली डिस्कस करता दैट हाउ योर डे इज देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग, और ही कैन गिव हर टाइम टू गो फ्रेशन अप। वो वापस आती, वो खुद को थोड़ा एडोर करती, वो उसको मिरर के सामने बिठा के बोलता, आई लव यू द वे यू आर, नाउ यू आर हैंडलिंग किचन सो वेल, एंड देन इट गोज। तो वो मैकेनिकल, वो क्वेश्चन, वो लड़ाई होती ही नहीं। So these were all the 6 major forms of There intimacy. are more than 24 forms of intimacy अगर हम बहुत डिटेल डेप्थ में जाते हैं, बट ये कुछ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा रिक्रिएशनल इंटिमेसी और है जो बहुत मतलब आजकल बहुत देखने में मिलती है कि वी आर ट्रैवल व्लॉगर्स। सेक्स का पता नहीं है, बट जब हम ट्रैवल करते हैं वी फाइंड दैट किक, है ना। तो वो क्या है कि दे आर रिक्रिएटिंग, दे आर डूइंग ऑल फॉर्म्स ऑफ थिंग्स दैट गिव्स देम किक इन लाइफ। तो वो उनकी इंटिमेसी को वैसे लड़ते रहेंगे, पर जब घूमने जाते हैं तो बढ़िया मजा आता है। मैं इस आदमी के साथ घूमना पसंद करती हूँ, मैं इस आदमी के साथ कोई एक्टिविटी करना पसंद करती हूँ। वैसे मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे घर पे कोई आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई गेस्ट आ गया, तो दे बिकम वेरी कडली। दैट इज रिक्रिएशनल इंटिमेसी। यू नो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, जब आपने ये सारी इंटिमेसीज मुझे समझाई और मैं इसको ना थोड़ा सा डेप्थ में जाकर इस बारे में सोच रहा हूँ, तो अभी ना कुछ टाइम से कि ये बड़ी थियरी चल रही है जो मैं भी बोलता था, एंड मैंने शायद पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी ये बोला है कि डिवोर्सेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं द सेक्स इज़ नॉट गुड, या हमारी वो इंटिमेसी उतनी अच्छी नहीं है, हमारी इंटीमेट लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हम अलग हो रहे हैं। कई बार लड़कियाँ कहती हैं, कई बार लड़के कहते हैं, बट नाउ आई फील कि वो सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी रीजन नहीं है, शायद उसके अलावा बहुत सारी अलग इंटीमेसीज मिसिंग थी उस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से वो ब्रेकअप पॉइंट तक पहुंचा। एब्सोल्युटली, एंड नाउ यू गेट इट व्हेन हस्बैंड सेज मेरी वाइफ सेक्स करना नहीं चाहती, वो देना नहीं चाहती, मेरा पति सेक्स करना नहीं चाहता। इट्स नॉट अबाउट सेक्सुअल इंटिमेसी, इट्स अबाउट द अदर फॉर्म्स ऑफ इंटिमेसीज आर लैकिंग, क्योंकि वो है ही नहीं। कारण अब आपको पता चल गया कि वो क्यों हो रहा है, वो क्यों सेक्स नहीं करना चाह रही। अरे उसकी बॉडी है, वो कर सकती है ना। क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल में कोई घुस रहा है? दैट इज आई वाज अबाउट टू कम ऑन दैट। कोई क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल? भाई वो उसने बाहर जाके सेक्स कर लिया, इसलिए नहीं क्योंकि उसे चुल है सेक्स की। तुम्हारे साथ भी तो हफ्ते में 2 ही बार कर रहा था वो आदमी, बट उसने बाहर जाके किसी के साथ क्यों किया? क्योंकि शायद वो थक के काम से आते हैं और तुम बस शुरू हो जाती हो बकवास करना। ही वॉन्ट दैट एम्पैथी, ही गोज इन द डे, ही कम्स बैक, वो ठंडा खाना खाता है, वो हर चीज़ वैल्यू करता है, और फिर घर आके बोलता है कि तुम मेरे साथ वक्त नहीं बिताते। वो जो कर रहा है, अगर वो नहीं करे तो तुम्हारे पास वक्त ही ना हो क्वेश्चन करने के लिए। तो ही वॉन्ट एम्पैथी, एवरी मैन वॉन्ट्स पीस एंड एम्पैथी, कि मेरे को ये बोला जाए कि जो तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, रादर देन कि तुम कमाई क्यों नहीं करते, तुम ये क्यों नहीं करते, तुम ऐसे क्यों नहीं करते। तो वो टूटता है। एंड सो डू वुमन। एग्जैक्टली। मतलब एक्चुअली मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए बिकॉज उनको सेक्सुअल अच्छा नहीं मिल रहा था मैरिज में, ऐसा कुछ। बट आई फील उससे ज़्यादा रीज़न ये है कि शायद उनको और लेवल्स ऑफ इंटिमेसीज नहीं मिल रही थी अपनी मैरिज में, इसीलिए वो किसी और इंसान के क्लोज हुए। क्योंकि इफ इट्स जस्ट अबाउट द सेक्सुअल थिंग तो आप एक बार वन टाइम पेड भी बहुत ईजिली कर सकते हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एग्जैक्टली। क्यों आप पेड नहीं कर पा रहे हो? या तो आप बहुत बहुत तरीके से दिमाग खराब है आपका तो आप पेड कर रहे हो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सेंसेस में हो तो पेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कनेक्शन ही फील नहीं होगा। सेक्स इज नॉट अबाउट पुशिंग एंड पुलिंग, इट्स मोर अबाउट मेकिंग योर बॉडी चेरिश्ड। मेरे हर सेल की वैल्यू है तो मैं शायद इंसान नहीं देखूंगी। एक्चुअली मतलब ये इतना सा डिस्कशन मुझे लगता है कितनी चीज़ों को डिकोड कर गया कि हम हमेशा ना एक ही चीज़ को रीज़न मान लेते हैं कि तुम बाहर गए या तुम ये मैरिज एंड करना चाहती हो या चाहते हो, और लोग रीज़न दे देते हैं माई पार्टनर इज़ नॉट सो गुड इन बेड। बट वो बेड के अलावा भी आई गेस बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है उस चीज़ को लेकर। इमोशनल इंटीमेसी को उतनी वैल्यू ही नहीं दी जा रही है, क्योंकि अगर शायद वो इमोशनल इंटीमेसी ही मिल जाती तो चाहे सेक्स
मैं कहता हूँ 50% भी होता तो भी वो रिलेशनशिप अच्छा चल जाता। एग्जैक्टली तो अगर आप इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छे हो, आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत अच्छे हो, आप अपने पार्टनर के लिए सपोर्टिव हो, और मैं कहती हूँ आपका खड़ा भी नहीं होता है तो भी आपकी शादी चल जाएगी। हाँ, आपका पार्टनर आप पे चीट नहीं करेगा, चीट नहीं कर सकता, वो आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा कि इसे करेक्ट कर लेते। हाँ, वो कंप्लेन मोड में हो सकता है, वो उसका खुद का इमोशनल स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट इंटीमेसी कहते हैं, तो वो उसका खुद का स्ट्रेंथ है कि वो कंप्लेनिंग मोड में है या वो आपको कुछ कहता है क्योंकि बाकी सब ठीक है, तो हो सकता है वो आपको बोले कि डॉक्टर को दिखाओ एंड एवरीथिंग, बट दे आर नॉट गोइंग टू लीव यू, they are not going to cheat you because other forms of intimacy are so uplifted. तो यहाँ नहीं होगा. Women cannot give you sex but you will not leave her because the forms of intimacies are there. तो अगर हम बहुत ध्यान से उन केसेस को बैक स्टडी करें जहाँ पे डिवोर्सेस हो रहे हैं या चीटिंग हो रही हैं, तो हमें मिलेगा इंस्टेंसेस में कि कहीं ना कहीं यहाँ पे और लेवल्स की इंटीमेसी बहुत ज़्यादा लैकिंग थी, इसीलिए ये चीज़ें हुई हैं और शायद उन्हें पता ही नहीं, और उन्हें ये पता ही नहीं है. द प्रॉब्लम इज दिस, क्योंकि लोगों ने इंटीमेसी को एक ही चीज़ माना आज तक. हाँ, और वो उसके बारे में पढ़ना भी नहीं चाहते. लोगों को ये लगता है व्हेन इंटीमेसी कोचेस और इवन आई कम ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, आई टेल देम, तो जब मैं सेक्सुअल इंटीमेसी की वीडियो बनाती हूँ तो लोग बड़ी इंटरेस्टिंगली देखते हैं. ओके, हाउ टू प्ले विद बूब्स, ओके, वीडियो वेंट टू करोड्स, बट हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट वुमन इज थिंकिंग, अरे बहुत घिसा बेटा टॉपिक है तो हमें आता है, तो आप समझना ही नहीं चाह रहे हो कि वो वहां से जुड़ा हुआ है. अब यहाँ पे मैम बात करते हैं अबाउट, आपने कहा व्हाट वुमन इज थिंकिंग. नाउ वन क्वेश्चन, बिल्कुल माना कि सेक्सुअल एक जो रिलेशनशिप है कपल का वो इम्पॉर्टेंट होता है. इट्स नॉट द होल मैरिज बट जिसे हम सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ अ मैरिज हम ये कह लें. अब रिसेंटली कितना ऐसा इसी टॉपिक के ऊपर एक कितना ज़्यादा इफेक्टिव शो आया है, दैट्स चिरैया. बहुत लोगों ने, आई एम नॉट श्योर देखा या नहीं देखा, बट उस ऑल ओवर द इंटरनेट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह हम उसकी रील्स एंड शॉर्ट्स देख रहे हैं, जिसका प्लॉट यही है, जो लोग देख चुके हैं इट्स ग्रेट, जिन्होंने नहीं देखा, कि एक अरेंज मैरिज होती है जहाँ पे जो हस्बैंड होता है वो वाइफ पे फोर्स्ड सेक्स वो करता है, एंड व्हेन द वाइफ इज नॉट कंप्लीटली रेडी एंड शी फील्स दैट शी इज बीन वायलेटेड आउट ऑफ हर विल, एंड वो सेक्स उसके लिए, वाइफ के लिए एक टैबू बन जाता है मन में, एंड उसी के ऊपर ये पूरी सीरीज है. तो अब डू वुमेन वांट सेक्स? They want it even more than boys. क्योंकि अभी तक सोसाइटी में एक मिथ होता है, लड़के हवस के पुजारी है, लड़कों को सेक्स चाहिए, एंड लड़कियां आर वेरी ऑन द सबमिसिव साइड, उनको इतना सेक्स नहीं चाहिए. इट्स अ मिथ. इट्स एब्सोल्युटली मिथ. लड़के हवस के पुजारी इसलिए हैं क्योंकि उन्हें प्रेशर है टू परफॉर्म. अगर उनके ऊपर से ये प्रेशर हटा दें तो वो जेन्युइन रहेंगे. वो किसी लड़की के साथ चीट नहीं करेंगे, वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए अपना बॉडी काउंट नहीं बढ़ाएंगे, वो अवेलेबल रहेंगे उस प्यार के लिए जो उन्हें भी चाहिए. सिर्फ प्रेशर है ना, तेरी गर्लफ्रेंड 14 में बनी, मेरी 12 में बन गई, मेरी ये है, तेरी कौन सी है, बिकॉज दे हैव pressure to prove their masculinity which is not at all related to sex or intercourse. ओके, अब वही बात आ जाती है. देखो, अब हमने एक मैन के ऊपर हमने प्रेशर की बात की, दैट वाज अ लेटर सेगमेंट आई हैड टू डिस्कस अपॉन, बट हम पहले वुमेन की बात करते हैं. चिरैया वाज अ शो बेस्ड ऑन कि कैसे एक लड़की जिसे उस वक्त सेक्स नहीं चाहिए था, उस पर सेक्स फोर्स किया गया, तो उसके माइंड पे क्या प्रेशर पड़ा. नाउ गोज ऑन विद एक ऐसा ही शो कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे आया था विद द नेम ऑफ लस्ट स्टोरीज, जिसके अंदर अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज थी विच शोड दैट जब एक वुमन को सफिशिएंट सेक्स नहीं मिल रहा होता तब वो कैसे उस मैरिज से डिस्कनेक्ट सा हो जाती है, अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो जाती है. सो हाउ टू डिसाइड व्हाट अ वुमन वांट्स? यू हैव टू सिट विद हर. तो जब तक आप उसके साथ बैठोगे नहीं और ये सारी फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसी नहीं करोगे, अगर आपको लगता है कि ये सारी इंटीमेसी मैं सिर्फ औरत के लिए कर रहा हूँ तो यू आर स्टूपिड. ये सब तुम्हें भी चाहिए. ये हर इंसान को चाहिए. मैं भी चाहती हूँ कि मैं जब बोलूँ तो वो मुझे बोले हाँ मैं समझता हूँ, ये मुझे भी चाहिए. तो
अगर आप सोच रहे हो मैं उसके लिए कर रहा हूँ तो आप स्टूपिड हो, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, इससे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब आप औरत के साथ बैठोगे, इंटेलेक्चुअली इमोशनली उसे समझने की कोशिश करो, फिजिकली उसे समझने की कोशिश करोगे, देन अल्टीमेटली द सेक्स विल बी गुड 100%। तो हम जब ये बोलते हैं व्हाट इज बैड सेक्स, ओके, बैड सेक्स इज फोर्सफुल, बैड सेक्स इज like the rape is happening. Bad sex is when your body, your mind, your soul is not ready for it. Sex is a soul energy. ठीक है, sexual energy is the biggest form of energy you ever had. ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि उससे आप किसी को क्रिएट कर सकते हो, यू आर क्रिएटिंग अ सोल आउट ऑफ इट। हस्बैंड वाइफ का स्पर्म एग होता है तो एक एनर्जी निकलती है, बाकी किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी से आप ह्यूमन को जनरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ी एनर्जी है, बट अगर इस एनर्जी को आप सिर्फ बॉडी लेवल पे करो कि आज सो जा मेरे साथ, ठीक है, या जबरदस्ती करो, तो आपका माइंड और सोल डर्टी हो जाएगी, ओके, ठीक है। तो आप क्या होगा, आप उससे नफरत करने लगोगे, आपका दिमाग उस आदमी से रिलेटेड 1000 विचार बनाने लगेगा, आप उसे सर्व नहीं करना चाहोगे, आपको उसकी कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप सिर्फ बॉडी लेवल पे कनेक्टेड थे। सो चिरैया सीरीज़ का सारा जो बेस लाइन है वो कंसेंट है, और कंसेंट तभी क्रिएट होगा जब आप दूसरे फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसीज को समझोगे, पढ़ोगे, समझने के साथ साथ एफर्ट दोगे, देन देयर विल बी नो क्वेश्चंस ऑफ फोर्स्ड और मैरिटल रेप्स और व्हाई दिस हैपेंड। क्योंकि आप जब तक वो कंसेप्ट नहीं समझते, आप सिर्फ प्रेशर लेते हो कि मुझे परफॉर्म करना है, और उसने उस पूरी सीरीज में सिर्फ प्रेशर लिया है, और इसलिए उसे डाउट था कि मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। उसे एंड तक समझ में नहीं आया कि मैंने गलती कहाँ करी है। उसे समझ में आया कि डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, उसे बुरा लग गया, बट मेरी गलती कहाँ है। और फिर जब एक एक करके स्टेप्स रिलेट किए कि हमने मैस्कुलिन पावर को बहुत इम्पोर्टेंस दी, जब मैं मंदिर जा रही हूँ तो मुझे बोला जाता है उसको साथ ले जा, एक छोटा पुरुष बड़ी महिला को कैसे वो करेगा। तो छोटे छोटे स्टेप्स जब हमने मेल पावर को समझाने की कोशिश की कि ये तो ऐसे ही होता है, ही विल नॉट पुट एफर्ट्स, तो वो ब्लो हो रहा है। मैम अब आते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इस डिस्कशन पे, जो ना बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है। डेफिनेटली आज के टाइम पे लव मैरिजेस बहुत बढ़ चुकी हैं, और लव मैरिजेस में क्या होता है, जो कपल होता है वो पहले ही एक दूसरे से इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसी बहुत ओपन अप होता है, इंक्लूडिंग द सेक्सुअल इंटीमेसी। तो उनको ऑलरेडी पता होता है हाउ टू गो विद द फ्लो, दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ द कपल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो चुके होते हैं। सो अगर हम मैरिज की फर्स्ट नाइट की बात करें या कुछ भी करें, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। बट अगेन अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सोसाइटी जो आज भी अरेंज मैरिज सेटअप में लोगों की शादी होती है, जहाँ पे ना वो एक बिल्कुल नए इंसान से मिल रहे हैं, फैमिली मीटिंग के थ्रू मिले, 2-4 बार वैसे मीटिंग्स हुई, नॉर्मली मिले। अब क्या होता है ना, हमारी ब्राउन सोसाइटीज़ में थोड़ा सा एक ये थॉट प्रोसेस भी है कि जब आप अरेंज मैरिज सेटअप में मिल रहे हो तो बहुत ज़्यादा ऐसे बातें मत करो, या बहुत ज़्यादा खुद को ओवर एक्सपोज मत करो उस इंसान से बिफोर द मैरिज। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते, बट स्टिल बहुत से अरेंज मैरिज सेटअप में ऐसा देखा जाता है, लड़के और लड़की दोनों के मन में एक सवाल होता है कि यार फर्स्ट नाइट इज़ अ बिग थिंग, फर्स्ट नाइट इज़ अ बिग थिंग फॉर देम, और दोनों को लगता है यार फर्स्ट नाइट पे तो मे बी सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही होगा। एंड उनके फिर मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं, कई बार इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हाउ शुड दे प्रिपेयर देमसेल्फ, कि एक अरेंज मैरिज वाला बंदा या कोई ऐसा जिसने पहले इतनी डेटिंग भी नहीं करी है, कोई वर्जन है लड़का लड़की में से कोई भी, और उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है डूइंग इट विद अ पर्सन जिसे वो बहुत लंबे वक्त से नहीं जानते। और यहीं पे फिर प्रॉब्लम आती है कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया तो उसे बुरा ना लग जाए, क्या मैं ये करूं या ना करूं, अगर मैंने नहीं किया तो कहीं वो मुझे जज ना कर ले कि इसने तो कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पे ना उस डिलेमा में फंस जाते हैं कई बार लड़के भी और लड़कियां भी। लड़का फंसेगा इस डिलेमा में कि यार अगर मैंने करा तो कहीं उसको ऐसा ना लगे आई एम फोर्सिंग, और मैंने नहीं किया तो उसको कहीं ये ना लगे कि यार इसने तो कुछ किया ही नहीं, व्हाट वाज दिस। हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ? कम से कम इन 5 एक्सपेक्ट पे बात करो। पहला एक्सपेक्ट है फाइनेंशियल एक्सपेक्ट, ठीक है, ठीक है। आप जब आप अपने पार्टनर, स्पेशली लड़कों के लिए अगर ये वीडियो है तो उन्हें ये समझना है कि मेरे को इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करनी है, और अपने पार्टनर को पहले बोलो कि आई वांट टू क्लियर दीज टॉपिक्स, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दीज टॉपिक्स। सो फर्स्ट इज द फाइनेंशियल थिंग्स।
do you want to keep your money, do you want to earn, you don't want to earn, this is my money, I have these things to do, मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, उसे क्लियर करो, क्योंकि इसके बाद फिर उससे रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस बढ़ जाती हैं अगर वो क्लियर नहीं होता। दूसरा, फैमिली रिलेशंस पे क्लियर करो कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, तुम रहना चाहती हो, नहीं रहना चाहती हो, धीरे धीरे इन टॉपिक्स से शुरू करके देन कम टू द सेक्शुअल पार्ट। ठीक है, कि आई हैव नेवर डन और आई डोंट नो यू हैव डन और नॉट, क्योंकि अगर आप सीधा बोलेंगे कि तू वर्जिन है तो भी बुरा लग सकता है। ठीक है, तो आपको पहले ये बताना है कि ये टॉपिक्स पे मेरे डिस्कशन जायज हैं, मेरे को ये करने हैं डिस्कस। ये भी क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल होता है लड़कों और लड़कियों के मन में कि यार मैं कैसे उससे पूछूं कि उसने कभी पहले किया या नहीं किया, हाउ शुड आई आस्क दिस, क्योंकि अगर डायरेक्टली पूछूंगा तो बहुत रूड या ऐसा लग सकता है कि वो पेरेंट्स तक जा सकता है कि लड़के ने ये पूछा है। हाँ, तो शादी टूट जाएगी। तो ये कि वो मेरे से पूछ रहे तेरे को कितने बच्चे चाहिए, कोई टॉपिक है बात करने का, अभी तो हमारी शादी हुई है, क्योंकि आप बाकी एक्सपेक्ट मिस कर गए। स्टार्ट विद व्हाट इज मोर कंक्रीट, सेक्स इज नॉट दैट कंक्रीट। अभी क्या है, फैमिली, फाइनेंसेस, फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल पार्ट कि तुम कैसे कपड़े पहनना चाहती हो, तुम्हें कोई लिबर्टी चाहिए, हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा। हनीमून ट्रिप प्लान करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले ये पर्सपेक्टिव क्लियर करो, इससे वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में आएगी, तुम्हें समझने की कोशिश करेगी और उनका इमोशनल ट्रस्ट तुम पे बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप सेक्शुअल पार्ट पे आओ कि मैंने नहीं किया है, डू यू फील दैट फर्स्ट नाइट डूइंग इज एवरीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट? इफ़ यू एक्सपेक्ट लेट मी नो। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है? अगर तो उसका पहला रिलेशनशिप है तो वो खुद ही बता देगी कि ये चीज़ ऐसे होती है, मुझे ये चीज़ ऐसे पसंद है, तो तुम्हारे पास एटलीस्ट टारगेट है। ये आप टारगेट खुद नहीं बना रहे हो, आप जॉनसन्स को देख के नहीं बना रहे हो कि भाई वो ऐसे करता है तो मैं ऐसे करूँगा, तो आपके टारगेट बन गए बेस्ड ऑन हाउ योर पार्टनर कम्युनिकेटेड। या फिर आपने लड़के से पूछा तो उसके अपने टारगेट्स हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे करती थी तो मुझे लगता है अच्छा है, या वो नहीं अच्छा है, या मेरे ऐसे पास्ट रिलेशनशिप्स थे। तो वहाँ से तुम्हारी सेक्शुअल टॉक स्टार्ट होती हैं, वहाँ से वो इंटीमेसी बिल्ड हो जाएगी। तो पहली रात को तुम्हें कभी भी प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि ये बातें तुम पहले से करते हो और करते आए हो। तो अल्टीमेटली आपका फोनो सेक्स स्टार्ट हो जाएगा, यू गेट इनटू दिस, यू अंडरस्टैंड ईच अदर फीलिंग्स, तो वहाँ से वो रिलेशनशिप में ड्रिफ्ट नहीं आएगा। क्योंकि वो अगेन डिपिंग द फर्स्ट टो इज ऑलवेज द टफेस्ट टास्क कि मैं पहला कदम कैसे रखूं। तो आई गेस वो पहला कदम अगर आपको सेक्सुअली चीजें जानने के लिए भी रखना है तो डायरेक्टली सेक्स से मत स्टार्ट करो, स्टार्ट विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक फाइनेंस, फैमिली, इमोशंस, ये और ये सब एक्सपेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम इस पे पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई मैरिज थेरेपिस्ट बात कर रहा है या कोई, तो उसके लिए भी ये टॉपिक्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं कि जब तक ये डिस्कशंस नहीं है आपकी शादी खराब है। अगर आप कोई ये, जैसे आप ये बोल रहे हो कि भाई शादी से पहले ज़्यादा बातें मत करो, वो बातें ये मत करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो, या मेरी फैमिली ऐसे करती है, मेरे पापा ये करते थे, मेरी मम्मी ये करती थी। ये बकवास बात है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है बात क्या करनी है। अगर आपने ये पॉडकास्ट सुना है तो आपको पता है आपको बात क्या करनी है, फिर आपके पास टॉपिक्स की कमी नहीं है, और फिर आप उसे फ्रूटफुली समझ भी पाओगे और उसे भी समझा पाओगे। ट्रू, वेरी ट्रू। तो जैसे अभी हमने बात की कि सेक्सुअल रिलेशनशिप्स डेवलप करने से पहले कैसे उसे डेवलप करना ज़रूरी है ताकि वो मैकेनिकल ना लगे, ताकि ऐसा ना लगे आप सिर्फ एक काम करने आए थे, आपने वो काम किया और वो हो गया। उससे पहले आप उसको डेवलप करते हो, चाहे वो इमोशनल इंटीमेसी के थ्रू हो, फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू हो, किसी भी फॉर्म में हो, आप पहले वो बिल्डअप क्रिएट करते हो ताकि आपका पार्टनर उस सेफ स्पेस में खुद को फील करे। देन यू हैव द एग्जैक्ट पोर्शन। लेकिन एक मेरे को ये जानना है कि आफ्टर दैट वंस इट्स डन, वो सेक्सुअल पार्ट हो चुका है, उसके बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों में से कोई भी पार्टनर, अक्सर लड़कियों में ऐसा देखा गया है कि उनका ना अचानक उन्हें बहुत बुरी सी फीलिंग आने लगती है, उनका रोने का मन करता है। कई बार एक्चुअली गर्ल्स क्राई आफ्टर दैट, या दे फील वेरी लो। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि आपने आउटप्ले ठीक से नहीं किया है। So outplay is basically foreplay, you know. हाँ, कि जो पहले होता है and the play is the exact part. Exact intercourse. Then there is outplay. Outplay भी उतना ही important है जितना foreplay है। उसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो value करती हैं, जैसे I love your body, this happened, the after feelings that needs to be shared. अगर आप सो गए या आपने maybe
ध्यान ही नहीं दिया या आपने सिर्फ उसी इंसान पे सब कुछ डाल दिया, वो मेडिकली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली वैसे भी ठीक नहीं है. अच्छा. सो मेडिकली आपको उठना है, आपको खुद को वॉश करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, एक ग्लास पानी पीना है, थोड़ा सा मूव करना है, यही सही तरीका है मेडिकली. साइकोलॉजिकली हैव टू कन्वे दैट हाउ यू लाइक्ड इट, कैसे अच्छा हुआ. इमोशनली दैट व्हाई दिस पर्सन इज इम्पॉर्टेंट, क्यों आप उस बंदे के साथ सोए, उसे हम इमोशनल कहते हैं कि मुझे तू ही पसंद है. एप्रिसिएशन अलग है, आज बहुत अच्छा हुआ, बट मुझे तू ही पसंद है, ये इमोशनल कनेक्शन है. तो ये डिलीवर करना. साथ साथ ये सब बातें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को फिर से, माइंड को फिर से रेडी करती है कि वो नेक्स्ट सेक्स के लिए उसी इंटेंसिटी, उसी एंथुजियाज्म से आपके लिए अवेलेबल रहेगा जैसे वो आज था. अगर आउटप्ले मिस हुआ, नींद आती है, सबको आती है, इसलिए बोलते हैं कि उठो, वॉश करो, पी करो, पानी पियो, ताकि योर बॉडी गेट्स इनटू जोन ऑफ रिपेयर. हाँ. आप खुद को वॉश करोगे, पानी पियोगे, आपकी बॉडी फिर से रिपेयर मोड में आ जाएगी. लेकिन आप सिर्फ सो गए पागलों की तरह, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो ट्राई टू, एक तो ये जोन आपकी वल्नरेबल भी है, ठीक है, तो ट्राई टू बी इन्वॉल्व इवन दिस टाइम. इतना कोई टाइम ही नहीं लगता है. और अगर आपका आउटप्ले बहुत अच्छा है तो आप सेकेंड राउंड के लिए भी बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाते हो. ओके. क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि वो इंटरकोर्स होते ही लड़कियों की ये ज़्यादा कंप्लेंट आती कि माय पार्टनर जस्ट स्लीप्स, वो तो ध्यान ही नहीं देता, बस हुआ है ना, कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, उस साइड मुंह करके या तो उठ के चले गए या उस साइड मुंह करके सो गए, एंड उन्हें इससे बहुत ज़्यादा डिमीन फील होता है, डिसवैल्यूड फील होता है. तो कहीं ना कहीं ये फिर उनको लो फील कराता है. मतलब क्या उनके माइंड में चलता है? क्योंकि अब इसके भी बहुत रीजंस हैं ना. ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए वो सिर्फ सेक्स पाने की एक प्रोसेस था, आपको मिला एंड यू आर डन. हाँ. ठीक है, तो आप फिनिश हो, आपके पास कुछ शब्द ही नहीं है किसी को थैंक यू करने के लिए, आप उसके लिए फील ही नहीं करते. हाँ. आप प्रोस्टिट्यूट के साथ जाओगे, उसके साथ आउट प्ले थोड़ी ना करोगे. आपका हो गया, आपने कपड़े पहने, पैसे दिए और निकल गए. हाँ. क्योंकि आप सिर्फ करने आए थे. तो अगर आप किसी के साथ सिर्फ करने आए हो तो आप आउट प्ले वैसे भी नहीं कर सकते. तो हो सकता है वो लड़की को ये फील हो रहा हो कि यार ये तो मेरे लिए फील ही नहीं करता है, वो कुछ हुआ ही नहीं, इसने किया नहीं, चला गया. तो दैट इज व्हाई शी फील्स लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, क्योंकि आपने उसको वो प्रोसेस, वो सारा इंटेंसिटी वापस कर दी. और ऐसी अगर फीमेल करे कि बस हुआ, उसने कपड़े पहने और बोल चल तू निकलता बन यहाँ से, तो दैट ऑल्सो मेक्स द मैन फील दैट ही इज बीइंग यूज्ड. दिस इज व्हाट दैट पर्टिकुलर सीरीज आई रिमेंबर, BA पास में ऐसे ही होता था. द गर्ल कॉल, शिल्पा शुक्ला बुलाती थी एंड शी यूज दैट वर्ड, चल निकल अब. और उसे डे टू डे रूटीन में उससे देखती भी नहीं थी. तो दैट मेक्स यू फील लाइक दैट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप उस पार्टनर को प्यार करते हो तो आप आउटप्ले वैसे भी मिस नहीं करोगे. हाँ. और आउटप्ले अच्छा है तो अगले सेक्स के लिए आपको भीख तो वैसे भी नहीं मांगनी पड़ेगी, वो अपने आप आएगा. क्योंकि उसे बहुत अच्छा फील हुआ कंप्लीटली वाइल एंडिंग. ये मतलब ऐसा हो गया कि अगर आप फ्लाइट ले रहे हो, इट गोज अप स्लोली एंड आप वहां से क्रैश आउट नहीं कर रहे, आपने उसको प्रॉपर लैंड भी कराया. लैंड किया तो लैंडिंग अगर अच्छी है तो नेक्स्ट टाइम दे विल बुक यू. हाँ, द लैंडिंग शुड बी ऑल्सो स्मूथ इनफ, सिर्फ टेक ऑफ नहीं. एग्जैक्टली. अब ना क्योंकि सेक्स इज अ टॉपिक, या अगर हम सेक्सुअल लाइफ की बात करें तो ना बहुत से मिथ हैं हमारी सोसाइटी में आज भी. चाहे कितना ही ओपन अप हो जाए फिर भी ये टॉपिक एक टैबू है. शू टर्म्स में बात करते हैं. नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट ओपनली. आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात नहीं कर सकते हो खुल के. बहुत फ्यूअर प्रोपोर्शन है अब ऐसा जो थोड़ा इतना मॉडर्नाइज हो गया, जो पेरेंट्स से डिस्कस कर लेते हैं, बट ज़्यादा लोगों से नहीं. तो आज कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा जिसके अंदर ना, अगर हम लड़कियों की साइड पे बात करें ऑफ दोज मिथ्स, सबसे बड़ा मिथ है इज हाइमन. कि शादी की फर्स्ट नाइट पे अगर लड़की ने ब्लीड किया तो वो एक वर्जिन थी, अगर उसने ब्लीड नहीं किया तो पक्का इसने पहले सेक्स कर रखा है क्योंकि इसका हाइमन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है. क्या ये रियलिटी है या एक मिथ है? ये एविडेंस वाला थॉट कि हाइमन ब्रेक हुआ तो ऐसा है, हाँ. ये सबसे बड़ा मिथ है. आपने ही बोला तो मैं भी इसको बोल रही हूँ, ये सबसे बड़ा मिथ है और ये जनरेशन्स टू जनरेशन्स चलता आ रहा है. और मैं चाहती हूँ कि ये आगे वाली जनरेशन ना लेके जाए प्लीज इसे. तो मतलब अगर एक लड़की ने अपनी फर्स्ट नाइट पे शादी ब्लीड नहीं किया है तो वो कोई गारंटी नहीं देता है कि वो वर्जिन नहीं है, वो वर्जिन हो सकती है. तो
हाइमन तो है ना, दिस हाइमन इज अ स्मॉल टिश्यू मैं तो ये टिश्यू मतलब ये तो फिर भी बड़ी चीज है, सिर्फ टिश्यू है, ठीक है। वो कई फीमेल्स में जन्म से नहीं होता, कईयों में होता है, कईयों में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करने के कारण ब्रेक होता है, कई फीमेल्स को पता ही नहीं चलता उनका हाइमन ब्रेक हो गया है, और कईयों में इवन सेक्स के बाद भी रहता है। तो मैं जो लोग इस चीज़ को ढंग से नहीं समझ रहे, मैं फिर एक बार बेसिकली समझा देता हूँ। हाइमन एक लाइनिंग या टिश्यू होता है एक वुमेन के अंदर जो सेक्स के ड्यूरिंग ब्रेक होता है, जिससे ब्लड आता है और लोग समझते हैं कि चलो इसने फर्स्ट टाइम सेक्स किया, वो ब्रेक हुआ तो ब्लड आया। थियरी ये कहती है, पर आप ये कह रहे हो ये पूरी रियलिटी नहीं है। नहीं है, ठीक है। हाइमन या सील टूटना या कुछ भी ऐसा, इट्स नॉट द रियलिटी और द बेसिस ऑफ जजमेंट कि कोई वर्जिन है या नहीं है। ये सब बकवास है। कोई डॉक्टर, कोई संत, कोई बाबा, एनीबडी कैन नॉट प्रूव समबडी वर्जिन और नॉन वर्जिन। तो चलो फर्स्ट नाइट एक गर्ल ब्लीड नहीं करती है अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, लड़के के दिमाग में आता है इसने तो पहले किया होगा तभी ऐसा हुआ है, बट यू टोल्ड कि स्टिल देयर आर चांसेस कि वो एक वर्जिन हो। हाउ, लाइक मतलब क्या वो हाइमन पहले टूट जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, व्हाट कैन बी द रीजंस? तो या तो हाइमन पहले टूट गया, या वो था ही नहीं, या फिर तुमने जो सेक्स किया वो इतना इफेक्टिव, या फिर उस तरीके से हुआ ही नहीं कि वो हाइमन टूटे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 3rd-4th अटेम्प्ट में टूटे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 साल बाद टूटे। ठीक है, हो सकता है वो धीरे धीरे अपने आप ही वेव ऑफ हो गया हो। तो वो कहीं भी किसी भी तरीके से एविडेंट नहीं है कि वो वर्जिनिटी से रिलेट कर रहा है। और मेडिकली भी कई गर्ल्स में ऐसा होता है कि हाइमन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यस, ओके, क्योंकि ये एक एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीजन ऑफ इन, मैंने सुना है फाइट्स तो नहीं, डिवोर्स की। लड़के ने शादी के अगले दिन बोल दिया कि यू नो द गर्ल डिडंट ब्लीड, इसीलिए मुझे कुछ गड़बड़ है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, जबकि लड़की बोल रही है कि मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये इस लड़के को सपोर्ट भी वही कर रहा होगा जिसके दिमाग में ये थॉट बहुत कंक्रीट है। कोई भी मेडिकल, लीगल, लॉ, कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, और ये कहीं ना कहीं लड़कियों के माइंड में भी इतना वो हो गया है। तभी मैंने सुना है आजकल ये वर्जिनिटी कुछ पिल्स या सर्जरीज भी होने लगी हैं। व्हाट इज दिस? क्योंकि फीमेल्स के अंदर कहीं ना कहीं ये डर है, या उसे बार बार इस डर के कारण परेशान किया जा रहा है। सो मार्केट में इस डर को कॉपी करने के लिए वर्जिनिटी पिल्स मिलते हैं, जिसमें ब्लड, इन्फ्यूज्ड ब्लड कह सकते हो आप, या ब्लड नहीं है तो देयर इज समथिंग रेड और समथिंग लाइक ब्लड जो केमिकली प्रोड्यूस किया गया है, वो आप अपने वजाइना में रख सकते हो और सेक्स के दौरान वो बर्स्ट हो जाएगा और आपको ब्लीडिंग आने लगेगी। Oh, and girls do this? Definitely, they are being sold on Amazon, Flipkart, XYZ, और बहुत सस्ते मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है उनकी टारगेट ऑडियंस ही वो लोग हैं जो मे बी गाँव में हैं, बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से, तो उन पेइंग कैपेसिटी कम है, तो वो मिल रहे हैं। ठीक है, सो दे आर सर्जरीज गोइंग ऑन फॉर हाइमन इम्प्रूवमेंट। तो हाइमेनोप्लास्टी हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो हो रहा है कि इस पे काम करना है। बट द पॉइंट इज, इन सब चीज़ें से ज़्यादा ये मैटर नहीं करता कि हम ये बताएं कि डूइंग सेक्स बिफोर मैरिज, सेफ सेक्स कितना ज़रूरी है, और अगर आप शादी से पहले कर रहे हो तो आप कितने तरीक़ों से मेडिकली सेक्शुअली ट्रांसमिट हो सकते हो। बातें ये सब काफ़ी समय से चल रही थी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इन्फेक्शन ग्रो करे, हम नहीं चाहते थे इन्फिडेलिटी ग्रो करे, हम नहीं चाहते थे कि शादी से पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप बाद के रिलेशनशिप को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करे। बट उसे कहीं ना कहीं करने के लिए हमने इस तरह के मिथ्स क्रिएट करे हुए हैं। मेडिकली हाइमन होता है, बट उसका आपकी वर्जिनिटी से रिलेशन नहीं है। मैम, एज यू आर अ सेक्स थेरेपिस्ट, तो आपके पास कभी ऐसे केसेस आते हैं कि लाइक लड़का पूछ रहा हो कि मेरी पार्टनर, मुझे पता करना है वर्जिन है या नहीं है? हाँ, कभी ऐसा हुआ है? बहुत सारे। इवन तो मैं आपको रिसेंटली कुछ केसेस बताती हूँ। मुझे याद है एक फ़ोन आया और उसने बोला कि मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड का वजाइना खुला लगता है, मतलब इट इज़ ओपनड अप। ठीक है, हाइमन से रिलेटेड उसने नहीं बोला, बट उसे लग रहा है खुला है। तो मैंने बोला अच्छा, बट दैट इज़ नॉर्मल, इट हैपन्स, देयर इज़ नो क्लासिफिकेशन मैं कर पाऊँ। उसने बोला नहीं, बट ऐसा भी तो होता है ना कि अगर आपने शादी से पहले बहुत ज़्यादा किया हो तो वो ओपन अप हो जाता है। मैंने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने बोला हाँ, अगर उसने बहुत ज़्यादा किया तो ओपन अप हो सकता है। मैंने कहा लेकिन अगर उसने मास्टरबेट भी किया है, फिंगर किया है, या कोई टॉय यूज़ किया, तो भी वैसा हो सकता है।
तो तू नहीं पता कर सकता वर्जिनिटी। तेरे लिए वर्जिनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये कंप्लेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वजाना ओपन हो रहा है? वो वजाइना ओपन हो रहा है इज द सिनेरियो, बट द प्रॉब्लम इज वर्जिनिटी। कि मुझे फील नहीं आ रहा। तेरे लिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे फील नहीं आ रहा है। ओके, फील नहीं आ रहा है तो उसको समझो कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ल्यूब्रिकेट कर जाती हो, उसे डर के कारण आप ल्यूब्रिकेट करते हो, ओवर एक्साइटमेंट के कारण आप ल्यूब्रिकेट करते हो। तो कारण क्या है पहले वो जानने की कोशिश करो, रादर देन उसे वर्जिनिटी से रिलेट करना। तो कितना खुला नॉर्मल है, क्या वर्जिनिटी है, इसका भी कोई आंसर नहीं है। क्या मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टेस्ट है जो करा के आप बता सको कि सामने वाली गर्ल इज अ वर्जिन और नॉट? नहीं, ऐसे टेस्ट जरूर हैं जो ये बता सकता है कि हाइमन है या नहीं है। अच्छा। अभी हाइमन है प्रेजेंट स्टेट में, मे बी अ गायनेकोलॉजिस्ट कैन एग्जामिन द बॉडी एंड टेल कि हाइमन है या नहीं है अभी। बट वो हाइमन पहले टूटा था, वो सेक्स से टूटा था या बाद में, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो ऐसा टेस्ट ही नहीं है? हाँ, वर्जिनिटी का कोई टेस्ट नहीं है। वर्जिनिटी का कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में आज भी वर्जिनिटी इज अ बिग वो कि यार जिसे हम कहते हैं ना चेक पॉइंट की आई नीड। मैं कहती हूँ होने मेरे को वर्जिन पार्टनर चाहिए, रखो अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को चाहिए, आपको चाहिए, हम सबको चाहिए। कोई चीज़ अच्छी मिल रही है, सोना 99.9% अच्छा मिल रहा है तो मुझे भी चाहिए। मिथ क्या है? चाहिए, आपको भी चाहिए, दुनिया में हर किसी को चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसके लिए हम किसी को गलत ठहराने लगें। या फिर वो इतनी बुरी तरह सोसाइटी में फैल जाए कि जो इंटेलेक्चुअली भी उसे ना समझता उसके लिए वो डर बन जाए। वर्जिन चाहिए तो वर्जिन रहने की कोशिश करो, इट्स अ गुड थिंग। गलत क्या है? अच्छी बात है, वर्जिन रहने की कोशिश करो, निभाओ, किसी को अपने आप को हाथ ना लगाने दो, वेरी गुड। अपने पार्टनर के लिए इंटैक्ट रहो, वेरी गुड। वर्जिनिटी चाहना गलत बात नहीं है, वर्जिनिटी संभाल के रखना भी गलत बात नहीं है, बट वर्जिनिटी से रिलेटेड डर क्रिएट करना गलत बात है। हाँ, अब हम एक और ऐसे मिथ पे आते हैं जो कि अगेन वुमेन के अराउंड बहुत ज़्यादा है, तो जी स्पॉट की जी स्पॉट होता है एक में। लड़कों के अंदर एक अलग ही वो है कि मतलब जिसे कहते हैं ना फियर या इनसिक्योरिटी की, अगर हमें वो जी स्पॉट हम लोकेट नहीं कर पाए सो मे बी हम अपने पार्टनर को उतना प्लेजर नहीं दे पाएंगे, या द गर्ल्स वांट देयर गाइज टू समवट फाइंड इट आउट। तो क्या ये जी स्पॉट कुछ एग्जैक्टली चीज़ है या ये भी थियरी है? जी स्पॉट रियल है, लेकिन जी स्पॉट ढूंढ लोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, और एक बार में कोई ढूंढ देगा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जी स्पॉट इज समवेयर अ प्लेस इन योर वेजाइनल कैनाल जहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं, और वो नर्व एंडिंग्स, जब नर्व एंडिंग्स हैं तो आपको प्लेजर आएगा और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करोगे। लेकिन आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दो कि तू ढूंढ दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इवन वुमेन डोंट नो वेयर हर जी स्पॉट इज। ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ किस करो, ये मेरा जी स्पॉट है, तो आपको पता है ना, तो वुमेन को भी नहीं पता होता, क्योंकि दैट एरिया इज समवेयर वेरी डीप। सेकेंडली अ वुमेन कैन नॉट गो इन टू इट। तो वो क्या होता है, पार्टनर करेगा, एक्सप्लोर होगा, करते रहेंगे, तो धीरे धीरे मे बी यू एबल टू फाइंड इट आउट। बट बॉडी इज इवॉल्विंग। ऐसा हो सकता है बेबी होने के बाद जो आपने ढूंढा हो वो चला जाए, या आप ढूंढ ही ना पाओ। तो इट इज़ जस्ट लेट्स से इट इज़ देयर, बट इट इज़ नॉट समथिंग कि आप ढूंढ के दिखाओ, या नहीं ढूंढ पाए तो आपको सेक्स करना नहीं आता, ऐसा नहीं है। ओके, दैट्स लाइक कि ठीक है, मिल गया तो अच्छा है, नहीं भी मिला तो हाँ होगा, लेकिन वो एक्सप्लोर करने से आएगा। उसके लिए आप दोनों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, साथ साथ ट्राई करना पड़ेगा, देन यू विल एबल टू फाइंड इट। बट फिर आप किसी को पेपर पे चार्ट बना के नहीं दे सकते हो कि यहाँ मिला था मुझे। ओके, गॉट दैट। सो मैम, अब हम बात जैसे कर ही रहे हैं अबाउट ऑल ऑफ दीज मिथ्स एंड ऑल, तो हमने बात करी अबाउट हाइमन, हमने बात करी अबाउट जी स्पॉट। अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट मैस्टरबेशन। मैस्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है जो पहले ऐसा होता था सिर्फ लड़के ही करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम्स आर इवॉल्विंग, तो हमें पता है गर्ल्स ऑल्सो डू इट। बिफोर हम गर्ल या बॉय के उस पे आए, पहले तो ये दैट इज मैस्टरबेशन हेल्दी और नॉट? Masturbation is healthy till you feel that your body is liking it, you are exploring your organs, you are exploring your own sexuality, तब के लिए masturbation में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो एक लिमिट क्रॉस करता है कि आप उसके अधीन हो जाएं, आप नहीं भी चाह रहे तो भी बॉडी मांग रही है, आप सोने के लिए उसे यूज़ कर रहे हो, आप खुद को प्रूव करने के लिए कर रहे हो, आप वीडियो देखते देखते आपका इतना कंट्रोल ख़त्म हो रहा है कि आप मास्टरबेट कर रहे हो, आपके पास पार्टनर नहीं है इसलिए आप जस्टिफाई करके मास्टरबेट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली यू आर एडिक्टेड। मास्टरबेशन करने का आपका मन कर रहा है तो आप हो सकता है
हफ्ते में 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, लेकिन अगर आप रोज कर रहे हो, you are stepping into a bigger sexual health crisis. The crisis of maybe losing your erection later, crisis of decreasing sperm count, crisis of maybe early ejaculation, crisis of body weakness, वो सब फिर जुड़ा हुआ है. चलो, तो मैम अभी जैसे आपने आपकी कॉन्वर्सेशन में से ही निकले, जब आपने क्राइसिस ऑफ सेक्सुअल हेल्थ बताया तो आपने बोला लोअर इरेक्शंस, लोअर स्पर्म काउंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मैंने देखे 3 या 4 पॉइंट्स जो आपने मेंशन किए कम्स इन द मेंस केस कि ये मेन के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं. क्या मैस्टरबेशन वुमन के केस में अगर हम बात करें, चाहे हम उसे किसी भी फॉर्म से कह ले मैस्टरबेट करना, इज इट हेल्दी और अनहेल्दी? अगर वही बात है, इफ़ द फीमेल इज़ डूइंग फॉर एक्सप्लोरिंग हर बॉडी, नोइंग हर सेक्सुअलिटी, मुझे कहाँ पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, क्या मुझे लड़कों को देख के करने का मन करता है, तो सेक्सुअलिटी आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप अपनी बॉडी एक्सप्लोर कर रहे हो, अपनी नीड एक्सप्लोर कर रहे हो. आप 25-30 हो, यू आर प्लेइंग विद योर बॉडी, इट्स ओके, ठीक है. बट अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेट कर रहे हो, आप उसको एडिक्ट हो गए हो, क्योंकि फीमेल ऑल्सो फील वेरी रिलैक्स्ड आफ्टर मास्टरबेशन, उन्हें भी अच्छी नींद आती है, वो रिलैक्स्ड फील करती हैं, उनके थॉट्स आराम हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बेटर हो जाता है, तो you get addicted to it. So जो females भी masturbation ज़्यादा कर रही हैं, they are also entering into crisis of sex. वो भी कैसे? Their body energies will go low. Their every time they'll feel कि कुछ निकल रहा है, जैसे मेल्स में प्री-कम जैसा लगता है. Their bed timing on sex would be very less. उन्हें पुरुषों का सेक्स कभी समझ ही नहीं आएगा. उन्हें हमेशा लगेगा कि सेक्स करने के बाद मैं खुद से फिर से कर लूँ. तो फीमेल ऑल्सो गेट इन टू द सेक्स एडिक्शन, दे बिकम सो वीक, देयर एग वुड ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड. तो वो हर चीज़ बराबर से इम्पैक्ट करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो पुरुषों में इम्पैक्ट कर रहा है. सो आपने अभी जैसे एक बात कही दैट वीकनेस की, आपने मेन एंड वुमेन दोनों के केस में बात कही. डज मैस्टरबेशन लीड्स टू वीकनेस? डेफिनेटली यस 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 यस. और जैसे हम कहते हैं, चलो मैस्टरबेशन एक चीज हो गई, शादी के बाद सेक्स पे जब बात आती है, हाउ मच सेक्स इज गुड सेक्स एज पर यू? As much you want it and you are involved into it. Otherwise it will be a bad sex for the bad body. Once a day is good? Once a day is fine. Once a day masturbation is good? No. अब अगर once a day masturbate करते हैं, क्या बॉडी वीक होगी? नहीं. अगर हम once a day सेक्स करते हैं, क्या बॉडी वीक होगी? नहीं. Twice a day masturbate करते हैं, बॉडी वीक होगी? थोड़ी सी. Twice a day सेक्स करते हैं, बॉडी वीक होगी? बहुत कम. तो ये थोड़ी और कम का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मैस्टरबेशन भी आई गेस वही है, वो सेक्स की तरह ही है, इजैक्यूलेशन वहां पे भी हो रहा है, सेक्स में भी हो रहा है, तो ये वीकनेस का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको सेक्स सिर्फ इजैक्यूलेशन की कैटेगरी से देख रहे हो ना आप. सेक्स आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, आपके पार्टनर से आपको अच्छा फील आ रहा है, आप किसी पे गुस्सा निकाल के नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है, आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को प्यार करा जाता है, किस किया जाता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है. तो सेक्स हमें, और करा भी कहाँ जाता है, ह्यूमन बॉडी के साथ किया जाता है, तो कोई बैड सब्सटेंस उससे नहीं टच होता है. इंटेंसिटी रेगुलेटेड होती है. जब आप अपने हाथ से कर रहे हो, आप बहुत जल्दी करना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो, आप जस्ट फिनिश करना चाहते हो. बट व्हेन यू डू विद समबडी, हो सकता है आपको रुकना पड़े, हो सकता है आप नहीं कर सकते उस दिन, हो सकता है कोई इशू आ जाए, आप कंप्लीट ना कर पाओ, पार्टनर वांट इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. सो वो बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत आराम से इन्वॉल्व होके जा रही है. बट मास्टरबेशन इज ऑलवेज वेरी 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 जल्दी. तो योर नर्व्स, योर मसल्स, योर बॉडी, योर ब्रेन, एवरीथिंग इज गेटिंग इम्पैक्टेड. अब आजकल ना एक ये नया मार्केट में ट्रेंड आया ऑफ सेक्स टॉयज, मोर इन वुमेन, ये वाइब्रेटर्स एंड ऑल, ये जो सारी चीजें आई हैं, आर दे गुड? Vibrators or maybe toys are not ever be recommended by doctors until unless कोई medical problem हो. जैसे किसी का पार्टनर नहीं कर पा रहा है, तो मे बी दे विल प्रिस्क्राइब यू कि आप डिल्डो खरीद लो या कोई आर्टिफिशियल वो कर लो. ऑल दिस वाइब्रेटर्स, मास्टरबेटर्स आर जस्ट टू किक देने के लिए कि ये कपल सेक्स कर रहा है, चलो आपको और अच्छा करना है तो आप रिंग डाल लो, बहुत अच्छा लग रहा है तो मास्टरबेटर, बहुत अच्छा करना है तो आप एक और वाइब्रेटर खरीद लो टू मेक योर फीमेल फील बेटर. तो इट्स ऑलवेज एडजंक्ट टू व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग. लेकिन अगर टॉयज रिप्लेसमेंट की तरह देख रहे हो तो वो नुकसान करेगा. अच्छा, टॉयज आर नॉट रिप्लेसमेंट टू पार्टनर्स. अगर किसी वुमेन को
वाइब्रेटर वाइब्रेटर से करने की अब हैबिट है, क्या उसकी एक्चुअल सेक्सुअल लाइफ पे वो इम्पैक्ट डालेगा? डेफिनेटली, क्योंकि वाइब्रेशंस इतनी इंटेंसिटी पे होती हैं कि जब रियल पार्टनर करेगा तो वो प्लेजर दे ही नहीं सकता। ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। मैं हाथ से मसाज करूं और मैं वाइब्रेटर से करूं, मसाजर से करूं, तो बहुत फर्क है। हाँ। ह्यूमन थकेगा, ह्यूमन नहीं करना चाहेगा, ह्यूमन हो सकता है धीरे करे, बट जब जिसको मसाजर की आदत हो, अब मेरे को मसाजर चेयर मिल जाए और फिर कोई बोले मैं मसाज कर दूं, तो तुमको मज़ा ही नहीं आएगा ना। हाँ। मेरी चेयर बहुत अच्छी है, प्लस उसको मैं अपने तरीके से चला सकती हूँ। यहाँ पे आप के नखरे हैं, आप नहीं आओगे, आज आपका मन नहीं है, तो मैंने चेयर खरीद के रख ली। तो गलत है ना। तो अल्टीमेटली आपको उसकी आदत छूट जाएगी कि क्या है यार, मनाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, फिर तो वो सेक्स देता है, चल मेरे को चाहिए ही नहीं तू, मेरे पास तो ईजियर ऑप्शन है। तो वो रिप्लेसमेंट नहीं है, वो साथ में कर सकते हो। इसलिए कोई भी डॉक्टर आपको सेक्स टॉय अलाउ, इसलिए वो लीगली अवेलेबल नहीं है। एंड आर दे एडिक्टिव? डेफिनेटली, एवरीथिंग इज एडिक्टिव इफ इट इज गिविंग यू प्लेजर। दुनिया में हर चीज अगर आपको खुशी दे रही है तो एडिक्शन कर सकती है। और फिर वो एडिक्शन बन जाए तो उस एडिक्शन से छूटना मुश्किल है। फिर थेरेपीज लो, फिर डॉक्टर ने आके पास आओ। चलो डॉक्टर ने यहाँ पे हमने आज बड़े सारे अभी ऑलरेडी डिस्कस किए जो मिथ्स वगैरह हैं मैस्टरबेशन के अराउंड, हाइमन वर्जिनिटी के अराउंड। अब ना एक रियल लाइफ, क्योंकि आज हम कपल्स एंड रिलेशनशिप्स और मैरिजेस की बात करें, एक रियल टाइम सिनारियो की बात करते हैं जो कि ना स्पेशली सेक्सुअल इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा होता है, और फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसी में भी हो जाता है, बट सेक्सुअल इंटीमेसी में भी होता है, इस कंपैरिजन। कि कई बार क्या होता है, एंड इट्स अ वेरी बिग फियर, लड़का और लड़की दोनों में एक बहुत फियर होता है कि यार, क्योंकि आज का वक्त ऐसा है, पहले एक ज़माना होता था जहाँ पर ना 19-20 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, कोई लव रिलेशनशिप ड्रामा नहीं होता था, तो दोनों पार्टनर नहीं है। हाँ। पहले कुछ कंपेयर करने के लिए है नहीं, जो इंसान मिला है उसी के साथ आप पहली बार कर रहे हो और लाइफ खत्म होने तक, लास्ट टाइम तक भी उसी के साथ करने वाले हो। सो द ओल्डर जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाली है, इवन हमारे पेरेंट्स वाली, वेरी सॉर्टेड पीपल। अब आज की हमारी जनरेशन है वेयर रिलेशनशिप्स बिगिन एट 14, 15, 16। अक्सर एवरेज जो शादी की एक एज है वो है 26, 28, 30। तो अब इतना जो टाइम होता है, इसमें बहुत बार लोग कई अलग अलग रिलेशनशिप्स में भी रह चुके होते हैं। सो डेफिनेटली मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, और बहुत सारों के साथ वो सेक्शुअली भी रहे होते हैं उन रिलेशंस के अंदर। तो कहीं ना बहुत बार ऐसा होता है दैट वाइल दे आर डूइंग विद देयर करंट पर्सन, चलो वो एक कंपैरिजन आ जाता है। एक मेरे माइंड में और सिचुएशन आई विल टेल यू, बट एक तो वो कंपैरिजन आ जाता है कि यार वो ऐसे करती थी, शी वाज लाइक दिस इन बेड, बट तुम ये सब नहीं करती हो, या मेरा पार्टनर तो ऐसे करता था। फिर वो सारी चीज़ों के कंपैरिजन्स आने लग जाते हैं, एंड आपके पार्टनर के एंड पे ना ये बड़ा डिमीनिंग सा हो जाता है कि अगर आप अपने करंट पार्टनर को बोलो कि जो मेरी एक्स थी या जो मेरा एक्स था वो बहुत अच्छा था, तुम उतने अच्छे नहीं हो, इट्स अ वेरी डिमीनिंग थिंग आई फील। सो डोंट यू थिंक दैट लाइक ये क्यों होता है सिनेरियो, ये क्यों इम्पैक्ट करता है, एंड इज इट हेल्दी और अनहेल्दी? आप मुझे ये बताओ कि क्या कंपैरिजन्स हेल्दी हो सकते हैं? इज कंपैरिजन अ गुड वर्ड? नो नो नो। ठीक है, तो कंपैरिजन वैसे भी गुड वर्ड नहीं है, गुड इमोशन नहीं है। ठीक है, फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में उसको क्वेश्चन करने लग जाना जब आप बहुत वल्नरेबल हो, आपके कपड़े नहीं हैं, आप यू आर जस्ट बी यू, और ऐसे समय पे किसी को कंपेयर करना, इवन मैं किसी दूसरे से छोड़ो, अगर आप ऐसे भी कंपेयर करते हो कि तुम पहले पतली थी अब तुम मोटी हो गई हो, मुझे तुम्हारे साथ करने का मन नहीं करता, या तुम बुढ़े हो गए हो, गंजे हो गए हो, वॉट एवर इट मे बी, दैट इज ऑल्सो वेरी डिमीनिंग। तो इस सिचुएशन में कंपैरिजन चाहे आपके पास से हो चाहे किसी और से हो, वो गलत है। सबसे पहले अगर आपकी मैरिज है और आप किसी नए रिलेशन में जा रहे हो तो पहले वाला डिलीट करना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट स्टेप। डिलीट इन ऑल द पर्सपेक्टिव, डिलीटिंग इन हाउ शी ट्रीटेड मी, हाउ शी वॉज ऑन बेड, व्हाट वी वांटेड, हाउ वी गिफ्टेड, वेयर वी वेंट, जो भी तुम्हारी मेमोरीज हैं उनको डिलीट कर दो। और अगर आप उसे कैरी कर रहे हो तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हो, अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ खेल रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली ना तो आपको अच्छा सेक्स मिलेगा, ना आपको अच्छा स्टिमुलेशंस आएंगे, ना आपको अच्छा इरेक्शन आएगा, और फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको ही हो जाएगी, मेंटल और सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। फिजिकली भी आप परेशान होने लग जाओगे क्योंकि आप हर स्टेप पे कंपेयर करोगे, शक बढ़ जाएगा, शक बढ़ेगा, क्वेश्चंस बढ़ेंगे। तो पहले तो कंपेयर उठा के ही मत लाओ और वो मेमोरीज ही क्रिएट मत करो। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको ऐसी कुछ
स्टेटमेंट्स देता है या कुछ गलत बोलता है तो आपकी गलती नहीं है, पहले तो ये। अगर आपको लगता है मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज है तो उसे कोचेस के पास जाके, सेक्सुअल थेरेपिस्ट, मेरे पास आप आ सकते हो। यू कैन हैव अ ट्रेनिंग। ओके, आई टीच कामा सूत्र, आप सीख सकते हो कि क्या कलाएं हैं, कैसे करना है, ये कैसे होता है। तो आप अपने आप को लर्न कर सकते हो कि मैं अपने पार्टनर को कैसे रिझाऊं, मुझे नहीं पता, आई एम वर्जिन, हाउ टू डू इट। सो कपल्स कम टू मी टू लर्न पोजिशंस कि हमें नहीं पता, हम वर्जिन है, हमसे हो नहीं रहा, हमसे अंदर जा ही नहीं रहा है। तो देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यू कैन लर्न इट। इंटिमेसी कोचेस आर देयर फॉर यू, यही काम है उनका, तो हेल्प करेंगे। अगर आपको लगता है मुझे पता है, मैंने पहले भी किसी के साथ किया था एंड इट वॉज गुड, ही ओनली हैड सर्टन illustrations about something, you don't need to do anything, you have to be just available कि कोई बात नहीं, मैं अवेलेबल हूँ, आप दोबारा कोशिश करो, मुझे कुछ करना है तो मुझे बता दो, वो तुम कर सकते हो। अदरवाइज तुम भी बिटर हो जाओगे, वो भी बिटर हो जाओगे, सेक्स होना ही बंद हो जाएगा एंड यू विल जस्ट पार्ट वेज। एंड क्या, जैसे आपने मेमोरीज कैरी करने की बात की कि अपने पास्ट की मेमोरीज को डिलीट करके ही आगे बढ़ो, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, मेरे दिमाग में एक थॉट आया, तो ये कंपैरिजन वाले जोन में ही ना आजकल एक और चीज़ क्या हो जाती है जो किसी भी कपल में बहुत हर्टफुल हो जाती है, यहाँ तक कि ब्रेकअप का रीज़न बन जाती है, टेकिंग द रॉन्ग नेम इन बेड। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप एक ऐसे मोमेंट के अंदर होते हो, वो एक इतना एक इंटेंस मोमेंट चल रहा होता है एंड दोनों में से किसी एक के मुंह से ना एक गलत नाम निकल जाता है अपने पार्टनर की जगह, इट कैन बी ऑफ देयर एक्स या समवन एल्स। ये क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत बुरी तरह आपकी मेमोरी में है, आप उसे सोच के मे बी 1000 बार मास्टरबेट कर चुके हो, वो आपका दी मोमेंट टू स्टिमुलेट है। तो अगर ऐसा है तो यू नीड टू वर्क ऑन इट, हमें कॉन्शियसली उसे डिलीट करना है, ये हमारा प्रोसेस है कि हम उसे निकालेंगे क्योंकि हम किसी और के साथ जा रहे हैं। और वो करने के लिए क्या होना पड़ेगा, जैसे आप उस पे लट्टू थे ऐसे इस पे दोबारा से लट्टू होना पड़ेगा, उसके लिए डीपली इन लव घुसना पड़ेगा। वो करते ही मजाल ऐसा हो जाए, क्योंकि ये तभी होता है, पीपल अपोलोजाइज की गलती से हो गया, क्योंकि आप बहुत जल्दी स्विच कर रहे हो और आप सिर्फ सेक्स कर रहे हो, आप प्यार नहीं कर रहे हो। अगर आप प्यार करोगे तो किसी और का नाम वैसे भी नहीं निकल सकता, इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी स्विच किया आपने, एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, फिर गलत हो जाता। आपने अपने आप को मूविंग ऑन का प्रॉपर टाइम नहीं दिया, हीलिंग का प्रॉपर टाइम नहीं दिया। हाँ, और आप नए रिलेशनशिप के लिए अभी अवेलेबल नहीं हो। क्योंकि मैम हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन वाला पोर्शन और कहीं ना कहीं अपनी पास्ट मेमोरीज को प्रेजेंट में ले आना, यहाँ पे देखा गया ये सब ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर इनसिक्योरिटीज क्रिएट कर देती हैं, दैट मे बी आई एम समवेयर लेस, या मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कम हूँ इसलिए मेरे पार्टनर के अंदर कंपैरिजन आ रहा है। और ये ज़्यादातर मेल्स में देखा गया है, क्योंकि मेल्स के अंदर ना ऑलरेडी जब वो एक सेक्शुअल लाइफ की बात आती है ना तो एक बड़ा प्रेशर रहता है ऑफ साइज, ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफ टाइमिंग, क्योंकि ना इतना ऑनलाइन भी इतना कंटेंट ऐसा बन चुका है कि इतने मिनट्स ये तुम्हारा साइज इतना होना चाहिए। तो ये बहुत सारे ना लड़के अपने दिमाग में एक बहुत प्रेशर लेकर चलते हैं, बहुत स्ट्रेस है उनके दिमाग में इस चीज़ का कि यार क्या मैं गुड इनफ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना चाहते हुए भी उनकी मेल ईगो से कनेक्ट हो जाता है कि यार मतलब ऐसी बातें कई बार वो अपने फ्रेंड सर्कल में सुन लेते हैं कि तू मर्द है या नहीं है, अगर ये चीज़ें, मतलब ऐसा बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले टेल मी वन थिंग, दैट डज साइज रियली मैटर? नो, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, अगर आपके लिए फिजिकल अपीयरेंस मायने रखती है तो वो आपके लिए हमेशा मायने रखेगा। ठीक है, अगर आपके लिए लव, इंटिमेसी, केयर और अवेलेबिलिटी मायने रखती है तो ये कभी भी मायने नहीं रखने वाला है। अब हमने जैसे पहले पॉर्न की बात करी थी कि अक्सर हम पॉर्न में देख के ना गलत अपने दिमाग में इमेज बना लेते हैं। तो अक्सर जैसे गर्ल्स जैसे अगर पॉर्न देख रही हैं, उन्होंने वहाँ पे जो चीज़ें, जो साइजेस देखे हैं, वो क्या वो रियलिटी में भी नॉर्मल ह्यूमंस में होते हैं या वो कुछ अलग ही वो होता है? दे आर ऑल फेक, दे आर नॉट रियल। वो आपको बेचे ही इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो हाई ऑन इंटेंसिटीज हैं, हाई ऑन योर हार्मोन प्लेज हैं, कि आप देखोगे और आपको लगेगा वाओ आई वॉन्ट इट। तो उनमें जो भी आपको दिख रहा है वो रियल है ही नहीं। ओके, क्योंकि लड़के खुद भी ना उस कंपैरिजन में आ जाते हैं। और इतना आजकल आप देखोगे इतना इजीली ऑनलाइन मटेरियल चल रहा है कि टेक दिस पिल, अपना साइज बढ़ाने के लिए अपना साइज 5 इंच से बढ़ाओ, इतना कर लो, इतना कर लो। और लड़के अक्सर देखा जाता है वो उस ट्रैप में फंस भी जाते हैं कि वो पिल्स वगैरह ले रहे हैं। क्या मार्केट में कोई ऐसी पिल है जो गारंटीड ये कह सके, या कोई ऐसी मेडिकेशन है जो आपका साइज बढ़ा देगी? कोई भी पिल आपका साइज नहीं बढ़ा सकती, लिंगम आपका साइज बढ़ा सकता है। दैट मीन्स आयुर्वेदिक मसाजेस कैन हेल्प।
अच्छा, अगर आप प्रॉपरली मसाज करेंगे, नरिश करेंगे, पेल्विक स्ट्रेचेस करेंगे, तो डेफिनेटली आप उसकी केयर कर रहे हैं और वो आपकी स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, साइजेस में हेल्प करेगा। लेकिन अब अगर आप ऑलरेडी 40-45 के हैं और आप बोलते हैं कि मैं अब क्या करूं, तो मे बी डूइंग मसाजेस कैन हेल्प यू विद बेटर इरेक्शन, बेटर टाइमिंग, बेटर समथिंग, बट वो तुम्हारा साइज बढ़ा देगा उस एज में, वो पॉसिबल नहीं है। साइज का अगर तुमने गेम खेलना भी है तो वो कम से कम भी 30 से पहले खेलो, 25 बिलो, क्योंकि तब आपकी बॉडी ग्रोथ फेज में है। तब आप अच्छे से मसाज करोगे, बहुत ज़्यादा मास्टरबेट नहीं करोगे, समझ जाओगे, अच्छा डाइट लोगे, फिजिकली एक्टिव रहोगे, जिम हिट करोगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करोगे, तो वो डेफिनेटली साइज में हेल्प करेगा। बट ये एक गोली खाने से नहीं हो सकता। देयर आर सर्टन पिल्स लाइक शिलाजीत, लाइक दिस एंड दैट XYZ आयुर्वेदिक हर्ब्स, दे कैन ओनली इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ते ही आपको इरेक्शन अच्छा आता है, तो आपको ऐसा लगता है मेरा साइज बढ़ रहा है। तो ये हॉथॉर्न है। दवाई का नुकसान नहीं है, जो वो दवाई बिक रही है उसका नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड रिजल्ट गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। व्हाट इज एन एवरेज साइज? क्योंकि ये हर किसी का सवाल है, व्हाट्स द राइट साइज? आई गेस ये बहुत बार मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ा है कि कंट्री वाइज भी डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे हम एवरेज हाइट, एवरेज कॉम्प्लेक्शन, एवरेज एजुकेशन, एवरेज लिटरेसी रेट, एवरेज पॉपुलेशन रेट, तो एवरेज तो हर जगह निकल जाता है। तो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ऑलरेडी उससे साइज का या उससे ग्रोथ का कंपैरिजन है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है। इंडियन मैन का एवरेज साइज 5.5 to 6 इंचेस हो सकता है, ये हमारी बुक्स में लिखा है, एवरेज साइज लिखा है, विच इज बेस्ड ऑन रिसर्चेस। ठीक है, वो कोई एक आदमी ने बुक नहीं लिखी है, डिपेंड्स ऑन रिसर्चेस, द मटीरियल्स, द डॉक्टर्स हु वर्कड ऑन इट। तो ये एक साइज है। अगर आपसे इसका 1-1.5 इंच कम भी है या 1.5 ज़्यादा भी है, तो देयर वाज नथिंग टू बी हैप्पी एंड सैड फॉर। So what's actually a small size? Actually लोग इसके लिए बड़ा वो होते हैं that yours is a small size, या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है। कहाँ ये डिटर्मिन हो सकता है कि यार यहाँ ये प्रॉब्लम है? तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड माइक्रो पीनिस। अगर आपका इरेक्टेड स्टेट में भी पीनिस का साइज अगर आप बोलो दैट इज लेस देन 3 इंचेस, इरेक्टेड स्टेट में, व्हेन यू फील आई एम कंप्लीटली रेडी टू डू इट। So 3 inches or less is compared as a condition to go to a doctor. अब उसके अंदर हो सकता है वो जेनेटिकली प्रॉब्लम हो, आपकी फोरस्किन का इशू हो, कोई टिश्यू ब्लॉकेज हो, वो फिर अलग अलग रीजंस हैं, वो मे बी एन एक्सपर्ट डॉक्टर वुड बी राइट टू हेल्प यू। ओके, एंड इसी के साथ तो और एक का जो इनसिक्योरिटीज मेन के अंदर आ जाती हैं वो होती हैं परफॉर्मेंस एंड टाइमिंग। साइज तो एक हो गया, अब लड़कों को ये रहता है कि यार क्या मेरा टाइमिंग उतना अच्छा है कि मेरी पार्टनर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि उनके अंदर ये रहता है कि इफ आई एम डूइंग इट गुड इन बेड, इफ आई माई टाइमिंग इज गुड, तो मेरी ना एक वो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत अच्छी मेंटेन्ड है, मेरा वो ईगो सेटिस्फाई हो गया, मेरी पार्टनर बहुत सेटिस्फाई हो गई। तो क्या ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, नहीं करती हैं, या इनको आप कैसे देख सकते हो कि क्या बहुत कम है या क्या बहुत ज़्यादा है? कम सिर्फ एक ही है, अगर आप 1 मिनट से भी कम टिकते हो तो देयर इज अ कंडीशन कॉल कि मेरा इरेक्शन हुआ, मैंने पेनिट्रेट करने से पहले ही निकल गया, या पेनिट्रेट हुआ और मे बी 1 or 2 पुश एंड इट लेफ्ट, दैट इज ओनली कंडीशन टू वरी। इसके बाद बेटर, बेस्ट, गुड की जो भी डेफिनेशन लगा लो। सो 4 minutes to 5 minutes इज एवरेज इंडियन टाइम, जो मैं सिर्फ इंटरकोर्स का टाइम बोल रही हूँ। उसके बाद better is 20 minutes, 25 minutes, but if it is more than 45 minutes, that is also a medical condition. तो मैं आपको सिर्फ मिनिमल और मैक्सिमम बता सकती हूँ। बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ठीक है। तो अगर 1 मिनट से कम है, 1 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट से कम है, प्रॉब्लम है। और अगर 40-45 मिनट्स भी आप नहीं कर पा रहे हो और आप पेन में आ रहे हो, आप इजैकुलेट नहीं कर पा रहे हो, दोनों के लिए डॉक्टर के पास जाओ। ओके, तो मैम ये हमने बात करी अबाउट द सेक्सुअल पार्ट मोर, क्योंकि आज हम कपल्स की बात कर रहे हैं इन रिलेशनशिप्स या मैरिजेस। हमने ऑलरेडी बहुत से टॉपिक्स कवर कर लिए, बट स्टिल बिफोर वी वाइंड अप, अगर एक कपल ऐसा है जिसे ऐसा फील हो रहा है कि यार हमारा जो ये सेक्सुअल रिलेशनशिप है उतना अच्छा नहीं जा रहा, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दोनों एंड्स में से कोई एक सेटिस्फाइड इनफ नहीं है, what should be their first approach to do? If you feel there is something which is lacking, don't blindly search for podcasts, don't blindly go for any advices on social media.
पहले कंसल्टेशंस करिए, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि ब्लाइंडली कोई किताब बन के फॉलो करने लग जाना या कुछ देख के फॉलो करने लग जाना गलत है. यू गो फॉर कंसल्टेशन, यू अंडरस्टैंड द इशू एंड देन यू से आई वॉन्ट टू लर्न इट. अब उसके लिए आप किताब पढ़ सकते हो, आप पॉडकास्ट देख सकते हो, आप किसी चीज़ को समझ सकते हो, बट अगर इशू है पहले तो एड्रेस करो एंड देन गो टू एन एक्सपर्ट. ये सबसे पहले ज़रूरी है, फिर आप बाकी सब मेथड्स अप्लाई कर सकते हो. अब प्रॉब्लम ये आती है ना, स्पेशली देखो मेन जो होते हैं थोड़े ज़्यादा वोकल होते हैं इन चीज़ों के बारे में. विमेन आर लाइक, अगर वो सेटिस्फाइड फील नहीं भी कर रही, वो उसको कहीं कुछ प्रॉब्लम भी लग रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस दे डोंट स्पीक अप, दे डोंट टेल टू देयर पार्टनर और टू एनीबडी अराउंड. ऐसा नहीं है. फीमेल आर मोर वोकल दीज डेज. दे कम अप एंड दे से इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट गोइंग वेल, बिकॉज नाउ द एरा यू आर, इट्स अ धुरंधर एरा. यहाँ पे आप बिना वोकल हुए सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. तो फीमेल आर ऑल्सो कमिंग, दे आर टॉकिंग. हाँ, अब प्रॉब्लम यह है कि डर है कि हम एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जाते. हमें लगता है मे बी मेरी रिस्पेक्ट आड़े आ जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा. तो उसके लिए ही वी आर कमिंग ऑन पॉडकास्ट, इसके लिए ही सोशल मीडिया पे लोग हैं, दैट यू गेट अवेयर वेयर टू गो, whom to talk, whom to believe, where to go for consultations. अब अगर मान लो एक कपल को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ भी रही है एक रिलेशनशिप के अंदर, इस सेपरेशन और सोल्यूशन की सीधा ये सोचे कि यार इस इंसान के साथ तो रहा ही नहीं जा सकता. आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो तो छोड़ दो? कुछ भी हो जाए आप छोड़ नहीं सकते हो. हर कोई ट्राई करता है, बट बात ये कि वो ट्राई करते वक्त सही टूल्स नहीं लेके चलता. मैं वेट कम करना चाह रही हूँ, मैं ट्राई करूँगी. मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं मरने जा रही हूँ. I will try, okay? I'll not lose it. I'll work on it. How will I work? Maybe I'll go to gym. I'll find some YouTube videos. I'll start doing. But if I'll not go to the right person, मैंने उस पर देखा once a day meal खाओ मज़ा आता है, okay, वो जल्दी से हो जाएगा. मैंने कर लिया. मैंने एक्सपर्ट नहीं लिया, मैंने सिर्फ एडवाइस ले ली. तो होगा क्या? मैं कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाऊंगी. मुझे ऐसा लगेगा आई एम नॉट वर्दी. इट कम्स अप विद लॉट्स ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स इन माई बॉडी. सो कोई भी छोड़ता नहीं है, वो ट्राई करता है. बट उस ट्रायल में जब उसके साथ सही इंसान नहीं होता, सही सपोर्ट नहीं होता, सही गाइडेंस नहीं होती, फिर वो छोड़ने पे जाता है, क्योंकि वो हार जाता है. वेरी ट्रू. मैम, ऑल ऑफ दीज अबव थिंग्स डिस्कस्ड, फाइनली एक कपल, चाहे वो एक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो एक मैरिज के अंदर हो, हाउ कैन दे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इतनी फॉर्म्स ऑफ इंटिमेसी के बारे में बताया, द 6 मेजर वंस आपने कहा 24 होती हैं. हाउ अ कपल कैन बिल्ड अप अ रिलेशनशिप जो हर लेवल ऑफ इंटिमेसी पे अच्छा हो, वो एक दूसरे के साथ उतने वोकल हो, कैसे वो उस चीज़ को बिल्ड करें जिसके अंदर फिर हाँ वो एक दूसरे का सेक्सुअली भी उतने अच्छे हैं, कंपैटिबल हैं कि उनको ना कभी एक दूसरे से ऐसी वो फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन नहीं आ रही. एंड अगर कोई एक पार्टनर कभी अंडर परफॉर्म भी कर रहा है तो वो रीजन ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं बन रहा उनके बीच में. जो हमने इस पॉडकास्ट पे चीज़ें डिस्कस करी है ना, वो बहुत इनफ है. अगर कोई अच्छे से ये पूरा देखता है तो उसे समझ में आएगा कि मेरे को किस पर्सपेक्टिव पे काम करना है. फिर अगर वो और डिटेल में जाना चाहता है, तो जैसे वो मैरिज के लिए प्रिपेयर करता है, मेरे को लहंगा लेना है, सूट लेना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे ही मैरिटल बुक्स पढ़ना शुरू करें, उसकी नॉलेज लेना शुरू करें, ऐसे पॉडकास्ट को देखना शुरू करें कि नाउ आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. नाउ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. तो प्रिपरेशन के लिए ही ये सब है. अब इसका कोई एक चीज़ नहीं है कि मैं आपको बोलूँ ये कर लो. हाँ, मेरी बुक्स हैं, आप जाओ मेरी बुक्स पढ़ो, आप मेरी वीडियोस देखो, वो सब प्रिपरेशन है, वो सॉल्यूशंस नहीं है. तो दे आर प्रिपरेशंस टू गो. अब इसके बहुत, इस पर हम पूरे 4 पॉडकास्ट कर सकते हैं, द टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन अ पर्सन शुड डू. तो डेफिनेटली वो डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट पीपल है. आप अपने भाई से पूछोगे वो कुछ अलग बताएगा, किसी और से पूछोगे कुछ अलग बताएगा, कोई डर दे देगा, कोई एंजाइटी दे देगा, तो वो चलता रहेगा. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी कीप इन माइंड इज इट विल नॉट कम टू यू, यू हैव टू गो लर्न इट एंड देन अप्लाई. कुछ भी अपने आप नहीं आता है, क्योंकि आप जो अपने आप देख रहे हो वो आपके पेरेंट्स की रिलेशनशिप की स्टोरीज हैं, आपके आसपास की स्टोरीज हैं. तो आप कहीं से भी प्रिपेयर गलत हो जाओगे. इसलिए बेटर टू स्टार्ट विद योर सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू लर्न. उसके बाद मटेरियल की कोई कमी नहीं है. दैट इज सो अमेजिंग. सो आज हमने बहुत सारा मीनिंगफुल डिस्कशन किया है, बहुत आई ओपनिंग डिस्कशंस थे ये. सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच नेहा मैम फॉर ऑल दिस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन. डेफिनेटली जल्दी ही मिलेंगे
एक और इसी के अराउंड कुछ और मीनिंगफुल डिस्कशंस के साथ, लोग जिन चीज़ों के ऊपर और चीज़ें सुनना चाहते हैं उस सब के साथ. बट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो एंड टॉकिंग समथिंग सो मच मीनिंगफुल. बिफोर वी वाइंड, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू एवरीबडी हु इज वाचिंग यू टुडे? The only message I want to give you is start putting efforts in your relationship, be it any relationship, with your parents, with your kids, with your pet, with anything you love, even with the things. Start building relationships. Relationship is not meant for husband and wife. All forms of intimacy applies everywhere. और जो आप किसी और के लिए करते हो, अगर एक मैसेज दूँ तो जो भी आप किसी और के लिए करते हो वो किसी और के लिए नहीं, आपके लिए होता है. तो अपने से स्टार्ट करो, फिर सब अपने आप ठीक होता है. That was so amazing and that was so beautiful, a very beautiful and subtle message. Thank you so much, Neha ma'am. जल्दी ही मिलते हैं एक और अमेजिंग डिस्कशन के साथ लोगों के लिए, जो लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. बट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच. एंड गाइज, आई रियली होप आपको आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उन्हें मैसेज कर दीजिएगा. मैं और नेहा मैम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन सारे टॉपिक्स को आंसर कर पाएँ, या आगे हम एक और पॉडकास्ट लेकर आएँ उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड. एंड कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट, प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताना. पॉडकास्ट को लाइक करना मत भूलना, जल्दी से लाइक कर दो. और जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप आगे आने वाले ऐसे किसी भी और अमेजिंग पॉडकास्ट को बिल्कुल मिस ना करो. बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जल्दी ही मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ. थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.